खत्म कर दें काइंडली प्लीज। पेज नंबर 9 क्या हेडिंग मिल रही है? कंटिंजेंट एसेट। अभी तक ये पिछले 2-3 दिनों में हमने जितना ये स्टैंडर्ड पढ़ा, लगता है इससे कभी कभी ये पढ़ के कि लोग ही हमारे अगेंस्ट कोर्ट में केस करते हैं लेकिन सिचुएशन जरा रिवर्स कर लें। लेट्स अज्यूम हमारे किसी सप्लायर ने हमें जो गुड्स दी थी उसमें कोई डिफेक्ट था और हमने कोर्ट केस में केस किया हुआ। अब अगर हमने कोर्ट में केस किया हुआ है तो शायद हमें फिर ये एक्सपेक्टेड हो कि कुछ पेनल्टी रिकवर हो जाएगी। पेनल्टी रिकवर होने का मतलब कुछ इनफ्लो एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो अगर वो इनफ्लो एक्सपेक्टेड है तो उसका फिर हमें ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? यहाँ जो कंटिंजेंट वर्ड एक बार बार आ रहा है, कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, एक ऐसी चीज जो फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। यहाँ कंटिंजेंट एसेट का मतलब हो जाएगा कंटिंजेंट रिसीवेबल। वर्ड लिखना जरा सा, एक ऐसी अमाउंट जो अभी डिपेंडेंट है कि फ्यूचर के इवेंट्स पे डिपेंडेंट है कि हमें मिल सकती है। कंटिंजेंट रिसीवेबल क्या मतलब होगा? कंटिंजेंट रिसीवेबल ऐसे पैसे जो फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है, वो होगा तो मिलेंगे। कंटिंजेंट रिसीवेबल। ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? कंसोलिडेशन यार, कंसोलिडेशन यार। एक ऐसी कंसिडरेशन जो फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंडेंट है कि हम देंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हम देंगे, बेंचमार्क प्रॉफिट से बढ़ेगा तो हम देंगे, 2-3 साल बढ़ा रहेगा तो हम देंगे। ऐसी कंसिडरेशन जो फ्यूचर के इवेंट्स पे डिपेंडेंट थी वो थी कंटिंजेंट कंसिडरेशन। कंटिंजेंट एसेट मींस कंटिंजेंट रिसीवेबल। कंटिंजेंट रिसीवेबल मींस एक ऐसा रिसीवेबल जो अभी कंफर्म नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया। ठीक है, कुछ वर्ड समझ आते हैं? हाँ, इसकी डेफिनेशन पढ़े जरा। इट इज अ पॉसिबल एसेट, और पॉसिबल एसेट मींस पॉसिबल रिसीवेबल that arises from past event and whose existence will be confirmed by the future events not within the control of the entity। कोर्ट में हमने केस किया हुआ किसी सप्लायर के अगेंस्ट और हमें ये एक्सपेक्टेड है, ये पॉसिबल है, हमने उसके अगेंस्ट पेनल्टी क्लेम की है। सपोज 1 लाख रुपीज हमने कोर्ट से कहा है कि हमें दिलवाए जाए, हमारा नुकसान हुआ है इसके डिफेक्टिव रॉ मटेरियल की वजह से। अब ये 1 लाख और डिफेक्टिव रॉ मटेरियल वगैरह जेम रखते दोबारा पढ़े जरा सेंटेंस। 1 लाख इज अ पॉसिबल रिसीवेबल ऐसे दैट राइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। अब ये पास्ट इवेंट बीच में कहां से आ गया? डेफिनेटली ये नहीं है कि हम किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वो डिफेक्टिव होगा, हम कोर्ट में जाएंगे और फिर हम उससे रिसीवेबल ले लेंगे, ये बहस नहीं होगी। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल आ गया था, हमने कोर्ट में केस कर दिया है, ये पास्ट इवेंट हो गया। लेकिन ये रिसीवेबल कंफर्म कब होगा? एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड बाय द फ्यूचर इवेंट्स। कौन सा फ्यूचर इवेंट? कोर्ट का डिसीजन नॉट होली कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जजेस के कंट्रोल में है। कब उन्होंने फैसला करना है, कितने पैसे हमें मिलने हैं या नहीं मिलने हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेन वर्ड्स बताएं इस डेफिनेशन में क्या है? पॉसिबल एसेट बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट। कंफर्म इसने कब होना है? फ्यूचर इवेंट्स में की वजह से कंफर्म होना है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब अगर आपका कोई इस तरह से कंटिंजेंट रिसीवेबल हो तो क्या उसे एक रिसीवेबल के तौर पे बुक्स में रिकॉर्ड कर लें? सवाल ये है। सवाल अब ये पैदा होता है कि ये जो रिसीवेबल है, जो कंटिंजेंट है, फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंडेंट है, इसे अपनी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करें या नहीं। असल में ये जो रिसीवेबल है इसकी कोई एंट्री बताएंगे क्या होनी? प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? एक एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, पेबल बनेगा सवाई डिस्पेंडिंग के। अब रिसीवेबल डेबिट और पेनल्टी इनकम बनेगी जो हमने रिकवर होनी। तो इसकी एंट्री कब करें अगर करनी है तो? क्या जब प्रोबेबल हो जाएगा, क्या जब पॉसिबल हो जाएगा, या जब वर्चुअली सर्टन हो जाएगा? अब देखें, जब प्रोविजन हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं हम इतने कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन जब इनकम्स रिकॉर्ड करनी होती हैं तो हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रोविजन तब रिकॉर्ड हो जाती है जब प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो। अगर पॉसिबल हो
तो फिर डिस्क्लोजर होता है, अभी आप पढ़ के आए। और अगर पॉसिबल भी नहीं है तो रिमोट पे फिर हम इग्नोर कर देंगे। दोबारा सुने मेरे वर्ड्स, अगर प्रोबेबल है और बाकी क्राइटेरिया मीट हो गए तो वही रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पॉसिबल लेवल पे भी है और रिमोट नहीं है डिस्क्लोज कर देंगे, लेकिन अगर रिमोट है तो फिर इग्नोर कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ इनकम बननी है रिसीवेबल के अगेंस्ट, तो वर्चुअली सर्टन होगा तो फिर रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। वर्चुअली सर्टन का मतलब कंफर्म हो गया है, कोर्ट ने डिसीजन कर दिया, बस पैसे मिलना फॉर्मेलिटी रह गई। तो पैसे क्योंकि अब इनफ्लो होने हैं हमें, तो कंटिंजेंट एसेट तभी रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री करके जब वर्चुअली सर्टन हो जाएगा। अगर प्रोबेबल होंगे पैसे मिलना तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डिस्क्लोजर देंगे, शेयर होल्डर से भी कहेंगे आप दुआएं करें आप। लेकिन अगर ये पॉसिबल होगा या रिमोट होगा तो फिर अकेले दुआ करेंगे, शेयर होल्डर्स को भी बताने की जरूरत नहीं। तो बात समझ आ रही है मेरी सर? तो रिसीवेबल अगर है कंटिंजेंट तो रिकॉर्डिंग करेंगे जब वो वर्चुअली सर्टन मींस तकरीबन कंफर्म है, प्रोबेबल होगा तो डिस्क्लोज करेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो इग्नोर कर देंगे। अगर प्रोविजन की बात हो रही है तो प्रोविजन में क्या होता है, वर्चुअली सर्टन की बात नहीं होती है। अगर प्रोबेबल है कि पैसे जाएंगे और क्राइटेरिया मीट हो गए रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर पॉसिबल है तो डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन अगर रिमोट हो गया तो फिर ना रिकॉर्डिंग करेंगे ना डिस्क्लोज। लेकिन कंटिंजेंट एसेट में वर्चुअली सर्टन होगा तो रिसीवेबल डेबिट करके इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है यहाँ तक? अगर प्रोबेबल होगा डिस्क्लोजर देंगे, एंट्री नहीं करेंगे, और अगर पॉसिबल या रिमोट है तो ना डिस्क्लोजर देंगे और ना ही एंट्री करेंगे। अब ये ज़हन रखते थर्ड लेवल। नेक्स्ट लिखा हुआ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया where the flow of economic benefits from the contingent asset is, जो मैंने बताया उससे शायद ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा हुआ। पॉसिबल या रिमोट हो तो क्या करेंगे, ढूंढने वर्ड जो अंडरलाइन कर दें, इग्नोर कर दें। क्या मतलब इग्नोर कर दें? आपको तो पता है शेयर होल्डर्स को बताने की कोई जरूरत ना, एंट्री करें ना शेयर होल्डर्स को बताने की जरूरत। प्रोबेबल है तो क्या करें, डिस्क्लोज करें। इफ मटेरियल का मतलब बताएं, अगर को 5-6-10 रुपए मिलने हैं तो एमी टेंशन ना क्रिएट करें लोगों में। अगर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट है तब डिस्क्लोज करें। एंड वर्चुअली सर्टन है तो सेंडर्स पढ़े आगे तरह। वो कहता है फिर एसेट इज नो लॉन्गर टू बी कंटिंजेंट एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। क्या ख्याल है पिछले वर्ड जो है, अगर वर्चुअली सर्टन हो गया 100% कंफर्म हो गया तो अब ये डिपेंडेंट नहीं रहा, कोर्ट डिसीजन हुआ होगा तो वर्चुअली सर्टन हुआ होगा, तो उस केस में फिर आप इसे रिकॉर्ड कर लें। इन अदर वर्ड्स जब तक एसेट कंटिंजेंट रहेगा तब तक रिकॉर्डिंग की बहस नहीं होगी। प्रोबेबल होगा तो डिस्क्लोज होगा, पॉसिबल होगा तो इग्नोर हो जाएगा, और जब वर्चुअली सर्टन होगा तो फिर ये कंटिंजेंट नहीं रहेगा। जब ये कंटिंजेंट नहीं रहेगा फिर रिलैक्स होकर डबल एंट्री हो जाएगी, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। एक लिख लेते एंट्री, रिसीवेबल डेबिट Any confusion? Why there is a difference of recording in provision and contingent asset? प्रूडेंस कौन सा बीच में एप्लीकेबल है? खर्चा अगर होना है तो हम इतने कॉन्शियस नहीं जितना हम इनकम को रिकॉर्ड करते हुए कॉन्शियस हो जाते हैं। लॉस कब रिकॉर्ड कर लें? जब एंटीसिपेट हो जाएगा। लॉसेज आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, अगर लग रहा है कि स्टॉक बेच के फ्यूचर में लॉस होगा तो रिकॉर्ड कर लें या वेट कर लें। लेकिन अगर लग रहा है कि फ्यूचर में इन्वेंट्रीज बेच के गेन होगा तो वेट करें। अगर पेपर बहुत अच्छा हो गया है और लग रहा है कि पास हो जाएगा तो मिठाई के डब्बे वापसी पे ले आएंगे, लोगों में तकसीम कर देंगे। लेकिन अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ और लग रहा है वही होगा तो आते ही दोबारा किताबों से मिट्टी झाड़ लेंगे। सोच लें, वेट करेंगे रिजल्ट आए फिर खोलेंगे किताबें। हरगिज़ ऐसे ही असूलन नहीं होना चाहिए। 50-50 कोई भी नहीं होता सर, ये 50 उधर होता है इधर होता है, दिल कर रहा होता है 50-50 रहे। मिठाई कब तक सीम करें? जितना मर्जी लग रहा पास हो जाएगा, जब तक रिजल्ट आए रिस्क ना लें। वापस कैसे लेंगे मिठाई? और अगर लग रहा है कि वही होगा तो मेरा ख्याल है रहने दे, वेट करने को, रिजल्ट के शुरू कर ही देना चाहिए। हम तो रिजल्ट के बाद शुरू नहीं कर रहे। जी आई होप के बात जरा समझ आ गई प्रूडेंस कॉस्ट में।
जी रिवाइज करें जी, कोई मेरी तरफ कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताएं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोरिंग सा हो जाता है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ पढ़े पढ़े पढ़े, रिवाइज करें। और आप भी नहीं पढ़े नहीं पढ़े और नहीं पढ़े और हरगिज नहीं पढ़े, ऐसे ना करें। बेटा फैजान इस तरह के आप क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, यकीन माने मेरे पास इनके कोई भी जवाब नहीं है। जिनके लेक्चर्स पेंडिंग है वो क्या करें? मैं तो आपको पहले दिन से लेके हर जब भी मुझे याद है मैंने बार बार आपसे कहा है कि ये ना करें पेंडिंग, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं बाद में। अब आप पिछला करेंगे अगला करेंगे, दिल करेगा पिछला करें, अगला अगला निकल जाएगा, होना वो भी नहीं, इधर उधर। अब ये प्रॉब्लम है। अब इसका तरीका भी यही हो सकता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की जाए, एक पिछला लें और साथ साथ भी चलें, क्योंकि ये ना हो कि इस चक्कर में तो आपकी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। साथ साथ रहना इज द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये लेक्चर्स रिकॉर्डिंग मिस यूज होती है। मेरे नजदीक ये अच्छी चीज है रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, लेकिन आप लोगों ने इसे कुछ ज्यादा ही अब मिस यूज करना शुरू कर दिया है। ले लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, बारिश हो रही है, सिग्नल तो आ रहे हैं, लेकिन कल सही, कल गर्मी बड़ी लग रही है, हालांकि है तो नहीं, परसों ले लूंगा, संडे को इकट्ठे ले लूंगा, अगले संडे कैसा रहेगा। नहीं, ये जहन में होता है सारा, ये साथ वालों किसी को नहीं, आप ये किसी को नहीं बता रहे, ये जहन में होता है। पहले प्लान था ईद के बाद पढ़ूंगा, अब फिर प्लान है ईद के बाद पढ़ूंगा। ये सब कुछ जहन में होता है, आप किसी को नहीं बता रहे। ये बातें एक किसी को बताने वाली हरगिज नहीं होती, लेकिन ये जहन में मुसलसल घूम रही होती है और वही अब अकॉर्डिंगली अमल हो रहा हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए। लेकिन अब सब्जेक्ट्स कितने हैं वो भी मसला है। 4 से शुरू करते हैं आप गेम और कहाँ जाएंगे। खुदा ना खास्ता आप लोगों को इस तरह कोई शर्मिंदा करने वाली हरगिज कोई बात नहीं है, लेकिन इसका तो तरीका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि साथ साथ रहा जाए। लेकिन अगर अब हो गया तो शायद अभी बहुत देर नहीं हुई है, अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाया जा सकता हो तो लगाना चाहिए, लेकिन पिछला अगला कोशिश करें। जी आप एक नजर पड़ेंगे, आगे चलते हैं। जी सीधी बिल्कुल सही, अब्दुल समद सही आप कह रहे हैं। जो लोग रोज का रोज चल रहे हैं वो साथ साथ सिर्फ रिवीजन नहीं कर सकते, डेली बेसिस पे शायद 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकाले जा सकते हैं आफ्टर क्लासेस। जी डेफिनेटली, जिन्होंने रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया है, ये तो अंडरस्टूड बात है कि उन्होंने फिर पहले पढ़ा होगा। अगर रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया तो वही लोग होंगे जो पोस्ट रिजल्ट पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए डेफिनेट पिछला कवर करना कंपैरेटिवली इजी होगा, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा होगा। लेकिन कवर तो आपको भी बेटा करना पड़ेगा, सारा फ्रेश तो करना पड़ता है। लेकिन ये मैं अज्यूम करूंगा बहरहाल कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने रिजल्ट के बाद फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। होने को सब कुछ ही हो जाता है, लेकिन यहाँ गेम ऑन है। सर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एफर्ट चाहिए। आपके सामने मसलन कंसोलिडेशन आपने की है, आई होप के सब ने किए, बीच में से एक लेक्चर अगर मिसिंग होगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा। मैंने बड़े आराम से कह देना था यार, कह देना है कि उस दिन हुआ था, वो पेज नंबर ढूंढे, और आपने जब देखना पेज नंबर खाली है और मैंने कहना पढ़े इसके साथ सेंटेंस लिखा हुआ, आपने कहाँ लिखा हुआ, तो ये गेम सारी खराब हो जाती है। क्या ख्याल है? IS12 का मैंने क्वेश्चन देना है, हालांकि वही क्वेश्चन देना जो आपने पहले किया हुआ, उसमें एक नया पॉइंट आना, तो अगर पहले किया हुआ है तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से रिवाइज हो जाना है। नया पॉइंट मैंने बता देना, नया क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर खुदा ना खासा वो पेंडिंग है तो टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, आपके सामने ही है, ये तो जितनी प्रैक्टिस हो रही है उतनी ही कम है। तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड को यूटिलाइज करने के लिए मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि नई चीजें बीच में ऐड हो जाए, पुरानी चीजों पे एक हद से ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हालांकि क्लास का टाइम भी कुछ एक्स्ट्रा रखा गया है, लेकिन स्टिल मैं फील कर रहा हूँ कि मेरी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो सोलन होनी चाहिए। जी सर, पेज नंबर 7 वापस आ, पेज नंबर सर 7 सर, यकीन माने 7 का मतलब प्लीज 7। एक हेडिंग ढूंढेंगे, रीइंबर्समेंट।
जी सर, रीइंबर्समेंट क्या होती है? बिल्कुल सही है, एक फर्स्ट लाइन इसकी तरफ पढ़े, अंडरलाइन करें, बस अब सीरियस हो जाएगा, गेम थोड़ी आगे बढ़ाएं। रीइंबर्समेंट मींस होता है अमाउंट इनकर्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल किसी दिन संडे को आपने डैडी की गाड़ी निकाली, गराज में से डैडी की गाड़ी निकाली, आपने क्रिकेट खेलने जाना था, क्रिकेट खेलने फ्रेंड्स के साथ। तो जब थोड़ा सा आगे गए तो अचानक नजर पड़ी कि पेट्रोल नहीं गाड़ी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जेब में पैसे थे, आप पेट्रोल पंप गए, फॉर एग्जांपल 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, उनसे कहा जो भी पेट्रोल डाल रहे थे कि मुझे बिल बना दो। नहीं, डैडी की गाड़ी थी, आपने उसे कहा बिल बना दे, उसने 2000 का बिल बना दिया, आपने जेब में रखा, आप क्रिकेट खेलने चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीता आपने। वापसी पे जब घर पहुंचे तो वो बिल डैडी के सामने पेश कर दिया, डैडी ने आपको 2000 दे दिया, आपने जेब में रख लिया, ये रिइंबर्समेंट हो गया। तो रिइंबर्समेंट से समझाना चाह रहा था खर्चा नहीं, खर्चा करने के बाद रिकवर हो जाए। नहीं मतलब बाकी आप सोच लें, मैंने कोशिश की है एक आसान सी एग्जांपल से आपको बात समझा सकूं। रीइंबर्समेंट मींस अमाउंट इनकर होने के बाद वापस आने। अगर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, कैश डेबिट हो गया, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगी तो क्या रिसीवेबल बना लें? अगर वर्चुअली सर्टन है तो बना लें, अगर प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज कर दें क्या क्या रीइंबर्समेंट, और अगर पॉसिबल या रिमोट है तो इग्नोर कर दें। अब ये पैसे आने हैं, आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, अगर आने वर्चुअली सर्टन है तो रिसीवेबल बना लें, अक्रूवल बेसिस पे काउंटिंग हो रही है, लेकिन अगर प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज होना चाहिए, और अगर 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 पॉसिबल या रिमोट है तो फिर इग्नोर होना चाहिए। अब आए जरा इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने छोटी सी दी है उसके अलावा किसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, जरा देखें, एक स्टोरी सी जरा बना लें। मोबाइल्स की एग्जांपल बेस्ट रहेगी बात समझने के लिए। जरा लेट्स अज्यूम 3 पार्टीज है, ये पहले बात सुन लीजिएगा, आपने कहाँ बनाना है जगह ढूंढ लेते हैं, बात सुना करें करने। लेट्स अज्यूम कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, ये सभी कोई नाम बता दें अच्छा सा मोबाइल मैन्युफैक्चरर। मोबाइल मैन्युफैक्चरर यार सैमसंग का। आप लेकिन जिन शॉप से आगे बढ़े, आप जिन शॉप से मोबाइल खरीदते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स की अपनी नहीं होती, उन्हें रिटेलर बोला जाता है, उन्होंने खरीद के रखे हुए हैं और फिर कस्टमर्स को बेचते हैं। तो आप जिन शॉप्स पे जाते हैं वो रिटेल शॉप्स होते हैं। रिटेलर किसे कहते हैं? जो फाइनल कंज्यूमर का प्रोडक्ट्स बेच रहा हो, कस्टमर। मोबाइल्स की वारंटी होती है, पता होती है सर। आप मोबाइल खरीदेंगे रिटेलर से, आपको वारंटी कार्ड मिलता है, वो वारंटी कार्ड रिटेलर की तरफ से होता है या मैन्युफैक्चरर की तरफ से? नॉर्मल सिचुएशन यही है कि मैन्युफैक्चरर का वारंटी कार्ड मेरा ख्याल होता है। मीन्स तो से अगर कोई डिफेक्ट आया तो या तो रिटेलर आपसे यही एग्रीड होता है कि आप उधर जाएंगे जो मैन्युफैक्चरर की कोई फ्रेंचाइज टाइप है, या फॉर एग्जांपल अगर आप रिटेलर के पास आएंगे भी तो उसका काम सिर्फ ये होगा कि आपका मोबाइल आगे रेफर कर दे, डिफेक्ट रिमूव करना मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होता है। तो नॉर्मल सिचुएशन क्या है ठहरने लिखने से कि देयर इज अ वारंटी एग्रीमेंट बिटवीन, नॉर्मल सिचुएशन क्या है कि वारंटी एग्रीमेंट किस किस के दरमियान होता है? तो पहली सिचुएशन फॉर एग्जांपल, इफ वारंटी एग्रीमेंट इज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, देन हमारा सारा डिसीजन जरा रिटेलर बन के सोचना पे है। आपने जरा रिटेलर्स बन के सोचना है। रिटेलर ने कस्टमर को मोबाइल बेचा है, लेकिन वारंटी अगर रिटेलर ने नहीं दी तो रिटेलर जरा ज़हन बनाए
क्या रिटेलर अपनी बुक्स में इस वारंटी के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बनाएगा? उसकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं। मैन्युफैक्चरर ज़हन में लाए, क्या मैन्युफैक्चरर इस केस में कोई अपनी वारंटी ऑब्लिगेशन बनाने का सोचेगा? वो ये सोचेगा कि जो मैंने मोबाइल्स बेचे हैं क्या उनमें डिफेक्ट आ जाता है, आ जाएगा? अगर एक्सपेक्टेड है कि डिफेक्ट्स आ जाएंगे तो वो अपना बेस्ट एस्टीमेट लगाने की कोशिश करेगा, कितने खर्चे होंगे ताकि ये डिफेक्ट्स रिमूव किए जा सकें। अगर रिलायबल एस्टीमेट बन जाएगा तो मैन्युफैक्चरर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? वारंटी एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। अगर रिलायबल एस्टीमेट नहीं बन पाएगा तो डेफिनेटली वो कोई एंट्री नहीं करेगा, वो भी एंट्री नहीं करेगा, वो सिर्फ डिस्क्लोजर की तरफ जाएगा अनलेस उसके भी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जाने के पैसे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के पैसे रिमोट हो जाए। बात मेरी समझ आ रही है सर? प्रोविजन कब बनाएगा? अगर सारा क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। अगर सारा मीट ना हुआ तो डिस्क्लोजर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि पैसे जाने का कोई चांस नहीं है, हमारे मोबाइल बेहतरीन होते हैं, उनमें कोई डिफेक्ट कभी नहीं आया, ना ही एक्सपेक्टेड है, तो कोई डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं। लेकिन रिटेलर के तरफ पे आ जाए दोबारा, अगर एग्रीमेंट ही मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का है तो रिटेलर के एंगल से कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी। मैं जितनी बातें यहाँ लिखूंगा किसके एंगल से लिख रहा हूँ? रिटेलर के एंगल से। कोई प्रोविजन नहीं बनाएगा, और अगर कोई प्रोविजन नहीं बनाएगा, उसके को पैसे जाने ही नहीं है, तो उसको किसी से रीइंबर्स होने का भी कोई चांस नहीं। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि रिटेलर ने वारंटी दी थी कस्टमर को, लेकिन रिटेलर को मैन्युफैक्चरर से भी वारंटी मिली है। तो अगर अब रिटेलर का कोई आउटफ्लो होगा तो उसको कहां से इनफ्लो एक्सपेक्टेड होगा? तो अगर उसने कोई वारंटी दी ही नहीं है तो ना उसकी कोई प्रोविजन होगी और ना ही कोई रीइंबर्समेंट की कोई स्टोरी हो। दोनों के सामने मेरे क्रॉस का मतलब क्या है? ना कौन प्रोविजन बनाएगा और ना ही कोई रिइंबर्समेंट रिकॉर्ड करेगा रिटेलर। अगर एग्रीमेंट ही किस किस के दरमियान है तो रिटेलर को कोई काम इस केस में करने की जरूरत नहीं। लेकिन नंबर 2, if for example warranty agreement is between, just एक मिनट, warranty agreement is between, ये बताएं, रिटेलर एंड कस्टमर। किसके दरमियान? रिटेलर और कस्टमर के दरमियान वारंटी का एग्रीमेंट है। रिटेलर ने कहा है कि मैं वारंटी देता हूं, मसला आया तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इन एडिशन, नहीं एक सेकेंड, इन एडिशन if there is a counter warranty agreement between manufacturer and retailer, किसके दरमियान के साथ साथ किसके दरमियान भी? रिटेलर ने किसको वारंटी दी हुई है? कस्टमर को, और उसने कहा जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन साथ ही एक एग्रीमेंट है बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर एज वेल। मैन्युफैक्चरर ने भी कहा है कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, तब आपने रिटेलर बन जाना दोबारा। अब रिटेलर की एक जिम्मेदारी है कस्टमर की तरफ, और रिटेलर को अपनी इस ऑब्लिगेशन के रिजल्ट में, ऑब्लिगेशन की सेटलमेंट के रिजल्ट में पैसे रीइंबर्स भी हो सकते हैं मैन्युफैक्चरर से। तो इस केस में अब रिटेलर को क्या करना चाहिए? पहले मेरा सिनेरियो समझ गए? ये पॉइंट 1 बताएं, पॉइंट 1 में मैंने क्या अज्यूम किया था? रिटेलर इन्वॉल्व ही नहीं है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के दरमियान एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रिटेलर ने वारंटी दी है कस्टमर को, लेकिन साथ साथ रिटेलर को भी वारंटी मिली है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। इट मींस दो एग्रीमेंट्स है, रिटेलर एंड कस्टमर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। हमने डिसीजन लेना है रिटेलर के एंगल से। बताएं जी, रिटेलर प्रोविजन बनाएगा? सर जी बनाएगा सर, डेफिनेटली। कब बनाएगा? अगर सारा क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, अगर हो गया, रिलायबल एस्टिमेट्स बन गए हैं, तो प्रोविजन बना के क्या एंट्री करेगा? वारंटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। लेकिन साथ ही फिर वो ये भी सोचेगा कि क्या मेरे ये पैसे जो कस्टमर की तरफ जाएंगे
ये मुझे वर्चुअली सर्टन है कि मिल जाएंगे? अगर यस है तो साथ ही क्या करेगा, रीइंबर्समेंट रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर उसे पैसे मिलना वर्चुअली सर्टन नहीं है लेकिन प्रोबेबल जरूर है, तो देन वो प्रोविजन तो बनाएगा अगर क्राइटेरिया मीट हो गया, रीइंबर्समेंट को सिर्फ डिस्क्लोज करेगा। और अगर पैसे मिलना बस पॉसिबल है या रिमोट है, पता नहीं मिलेंगे या मिलेंगे तो शायद मिल जाए, अगर इस सिचुएशन में है तो प्रोविजन वो फिर भी बनाएगा। रीइंबर्समेंट का डिसीजन तीन तरह से लेगा। वर्चुअली सर्टन है मींस एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर एग्जांपल कि रिटेलर के जितने क्लेम होते हैं वो सपोज मैन्युफैक्चरर सारे एज इट इज फुलफिल कर देता है, तो फिर तो ये हिस्टोरिकली वर्चुअली सर्टन होगा, तो अकॉर्डिंगली वो अपना रीइंबर्समेंट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि उसके क्लेम्स को पहले मैन्युफैक्चरर वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके देखेगा कि कितने क्लेम सेटल होने या नहीं होने, तो उस केस में अगर तो प्रोबेबल है कि हो जाएंगे ये क्लेम सेटल, तो देन वो रिसीवेबल को डिस्क्लोज कर देगा। और अगर ये भी खर्चा पता नहीं वो फिर भी देता है या नहीं, तो सिंपली प्रोविजन बनाएगा, रीइंबर्समेंट को डिस्क्लोज भी नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स रीइंबर्समेंट की सारी स्टोरी तकरीबन कंटिंजेंट एसेट से मिलती जुलती है। तो यहाँ इस सिचुएशन में प्रोविजन मैंने टिक का मतलब क्या है, प्रोविजन को अलहदा देखेगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, रिलायबल एस्टिमेट है, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, अगर ये सब कुछ है प्रोविजन बन जाएगी। लेकिन रीइंबर्समेंट के लिए अलहदा से तीन डिसीजन हो जाएंगे इस केस में। थोड़ा सा मैं जरा नोट कर देता हूँ, आप भी अपने हाथ से लिख लीजिएगा, जरा याद करना आसान हो जाएगा, वैसे लिखा भी हुआ है, जस्ट अ मिनट। इस सेकंड केस में सिनेरियो, if reimbursement is virtually certain किसे कहते हैं, सिंपल ट्रांसलेशन यार, virtually certain तकरीबन कंफर्म, कोई डाउट नहीं है, 90% से भी शायद ज्यादा की गेम है। पैसे कंफर्म है बस मिले नहीं है, डाउट नहीं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड के मेन वर्ड्स इस में रहे तो अच्छा। if reimbursement is virtually certain then जाने दो यार, then record the reimbursement, क्या एंट्री करके, प्रोविजन की एंट्री बताया था 12 वारंटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। जी सर, वारंटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। अगर ये रीइंबर्समेंट वर्चुअली सर्टेन है तो रिकॉर्ड द रीइंबर्समेंट मैंने लिखा है, क्या एंट्री करें, रिसीवेबल डेबिट। अब बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं, लेकिन एक और चीज मैंने जो एंट्रीज इसलिए लिखी है, एक और पुरानी चीज अगर ज़हन में आ जाए, रिसीवेबल डेबिट, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या भी और क्या भी किया जा सकता है। इसको एक सेकंड जरा, कभी आपने सुना है कि स्टॉक का लॉस हो गया, डबल एंट्री बताएं, लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट, लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट। फिर ये इंश्योरेंस हुई होती है कभी कभी, तो अगर इंश्योरेंस क्लेम एग्री हो जाए, इंश्योरेंस क्लेम एग्री हो जाए, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, और इनकम शायद हम नहीं करते थे, मसलन फर्ज करें 10,000 रुपए का लॉस हुआ, लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट 10,000 और 8,000 इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एग्री हो गया, तो शायद लॉस ही 2,000 रह गया। अदर इनकम बना तो सकते हैं लेकिन शायद क्लेम मिलने से लॉस कम हो गया। तो सिमिलरली अगर सपोज वारंटी एक्सपेंस आपका 100 रिकॉर्ड हुआ है, 100,000 सपोज, तो क्या रीइंबर्समेंट होने से फिर हमारा ये एक्सपेंस कम हो जाएगा? अगर तो सारे ही पैसे मिल गए तो 100% खत्म हो जाएगा एक्सपेंस, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 80,000 मिला तो नेट 20,000 रह जाएगा। तो डबल एंट्री, लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, मैं बाकी बातें बाद में करता हूँ। रिसीवेबल डेबिट 1 लाख, क्रेडिट क्या कर दूं, ये समझ आ रहा है प्लीज? वारंटी एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब हमारा नेट एक्सपेंस फिर जीरो हो गया, हमारा लाख का खर्चा होना है कस्टमर की तरफ, वो सारा कहाँ से मिल जाना है, मैन्युफैक्चरर से, तो हमारा नेट एक्सपेंस खत्म हो जाएगा। एक थोड़ी सी और अकाउंटिंग अपनी अप्लाई करना बीच में, ये जो प्रोविजन क्रेडिट हुई है और नीचे रिसीवेबल डेबिट हुआ है, ये भी तो कट जाएगा, ये भी तो कट जाएगा, हरगिज नहीं कटेगा। सुने गौर से जरा, ये कॉन्ट्रा एंट्री तभी हो सकती है
जब सेम पर्सन को पैसे देने हो और सेम से लेने हो। ये पेएबल किसकी तरफ है? कस्टमर की तरफ, और रिसीवेबल किस से है? मैन्युफैक्चरर से। और ये कंसोलिडेशन नहीं हो रही है, ये आपस का कोई नहीं है, ये पेएबल टू कस्टमर है, रिसीवेबल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर है, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हो सकती। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिसीवेबल और पेएबल अलग आएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है? एक ही पर्सन को पैसे देने हो या लेने हो। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नेट ऑफ हो जाएगा, रिसीवेबल अलग करंट एसेट्स में नजर आएगा और प्रोविजन अलग करंट लायबिलिटीज में नजर आएगी जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाएगा। लेट मी फिनिश। ये मैंने एंट्री किस कॉन्टेक्स्ट में की है? अगर रिम्बर्समेंट वर्चुअली सर्टेन है, रिटेलर के एंगल से बात कर रहा हूं, लेकिन सेंटेंस जरा पूरा करवा दें। इफ रिम्बर्समेंट इज प्रोबेबल, फिर क्या करेंगे? डिस्क्लोज, ओनली डिस्क्लोज if material obviously. For C point, if reimbursement is possible or remote, reimbursement is possible or remote, simply ignore, provision को ignore, सिर्फ reimbursement की अलग बात हो। ठीक है सर, कोई बात समझ आ गई है? थैंक यू फॉर द पेशेंस, आप लोगों ने बड़ी पेशेंस से मेरी पूरी बात सुनी है। अभी आपके लिए लिखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके लिख लें, पेज के नीचे जगह बन जाएगी, मतलब पेज के नीचे शायद जगह बन जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कहीं रजिस्टर पर नोट कर लो, ऊपर से देख के लिखिएगा, मैं ऐसा ऑफर करूंगा। ये बनानी डायग्राम, लेकिन छोटी सी बनाएगा, लिखने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। मैं ख्याल है नहीं, इसी पेज के नीचे बना ले, जब भी रिवाइज करेंगे बाद में इसे फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा बुक में। जी अब्दुल समद साहब, बात क्लियर होगी? नहीं बेटा, अगर फर्स्ट टाइम आप लोगों ने क्लासेस पेपर रिजल्ट के बाद ज्वाइन की हैं तो आपको यकीनन फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट रिक्वायर्ड है, और अगर पिछला कवर ना हो सका तो ये बार बार डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ से ऑनवर्ड्स दो चीजों ने मुसलसल साथ साथ चलना, इसलिए वो मैंने पहले करवाई है। नंबर एक IAS 12 में और नंबर 2 कंसोलिडेशन में। हर टॉपिक में थोड़े थोड़े दिनों बाद कंसोलिडेशन की भी पॉइंट्स आने और IAS 12 भी बार बार आता रहना। तो अगर ये दो टॉपिक्स में से कोई मसला है तो इनको प्रायोरिटी पे करें। IAS 21 जो है वो अब अगर नहीं किया हुआ तो उसको मेरा ख्याल इस वक्त करना भी रेलिवेंट नहीं ज्यादा रहेगा। पहले टाइम थे IAS 12 पे, और लीज पे भी दोबारा हमने आना, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है चंद 2-3 वीक्स जो है, अभी लीज की शायद इतनी जरूरत नहीं। जी सर, एक ही है सर। जी बेटा, इनकम रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन नॉर्मल शायद ये ट्रेंड नहीं है। इनकम रिकॉर्ड अलहदा करें, एक्सपेंस अलहदा करें, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्मली शायद यही करते हैं हम, अगर किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट रिकवरी हो जाए तो हम अपना नेट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या ख्याल है वैसे? 2000 का पेट्रोल डलवाया और 2000 डैडी से ले लिया, तो आपका नेट खर्चा कितना हो गया? नहीं, वो जो 3000 आप कह रहे हैं वो मैं आता हूँ उस पर, बार बार आप 3 दिन कह रहे हैं, मैंने खुद जेब में रख लिया, बेफिक्र है। ये 3 की बात बड़ी दूर जानी है। 2 खर्चा हुआ, 2000 डैडी से ले लिया, व्हाट इज योर नेट एक्सपेंस? अब अगर आप बुक्स में लिख रहे हैं 2000 मेरा खर्चा हुआ था, 2000 मेरी इनकम हो गई है, जाए तो किया जा सकता है, लेकिन शायद नेट इफेक्ट यही कि खर्चा नहीं हुआ। ये पॉइंट नंबर 1 लिख लिया। ये बेटा ठीक है, समझ आ गई प्लीज? कर सकते हैं, गलत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, और शायद इसी तरह हमने पहले मेजोरिटी केसेस में शायद सुना होगा। ये पॉइंट 1 तो नहीं को लिख रहा था ऊपर? जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
ये कोई लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिएगा। जी मिस्टर आसिफ। ये पॉइंट नंबर 2 सर ये है कि रिटेलर ने कस्टमर को अलहदा से वारंटी दी है और मैन्युफैक्चरर ने एक अलहदा से रिटेलर को वारंटी भी दी हुई है। देयरफॉर रिटेलर को पैसे देने भी पड़ सकते हैं कस्टमर को, जिसके अगेंस्ट वो अपनी प्रोविजन सोचेगा, और रिटेलर को पैसे मिल भी सकते हैं मैन्युफैक्चरर से, जिसके अगेंस्ट फिर वो अपनी रीइंबर्समेंट के बारे में सोचेगा। ठीक है जी जब्बार। ये सारी मैंने बात से फाइनल की है, ये रिटेलर के एंगल से, रिटेलर के एंगल से मैंने ये डिसीजन ली। जी अब्दुल समद साहब, आपने ऑडिट में IS 37 और शायद IS 10 भी कुछ सुना होगा, तो डेफिनेटली यही इसी तरह की कुछ चीजें शायद आपने सुनी है, तो सुनिए वैसे बात, तो यही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होंगे आप। जी अली अदर साहब, अगर आपने IS 12 मेरे साथ साथ किया हुआ है तो आप बेफिक्र है, मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तो आपने बस उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, और अगर एक दफा एक चीज की हो ना तो उसको रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है पुरानी हो गई है, लेकिन जब आप दोबारा खोलेंगे किया हुई चीज को दोबारा करेंगे तो इतना प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगा। बहरहाल यहाँ से आप ऑनवर्ड्स कोशिश यही करेंगे कि ऑल्टरनेट डेज में कोई ना कोई एक पुरानी चीज साथ करें, आगे चलते चलते पिछला भूल ना जाए। लेकिन वैसे इतना भी इशू नहीं होता, अगर आपने किया हो तो रिफ्रेश करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम वही आता कि अगर पहले कुछ चीजें मिस हुई हैं। जी नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइएगा। जो लोग नोट कर लें, आपके पास ये नीचे सब कुछ वही लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 7 के एंड तक, जरा खुद से इंग्लिश में पढ़ना। ये बड़ा पास फेल तो इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, हम बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं, मेरे नज़दीक बेस्ट एफर्ट करनी चाहिए और फिर पॉजिटिव होकर एग्जाम हॉल में जाना चाहिए। अगर तैयारी कर ली हो तो फिर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए कि पास होना ही नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करें, बाकी फिर अल्लाह के हवाले कर दें, आखिरी फैसला रब ही करेगा और वही बेहतर फैसला करता है। तो अपनी तरफ से एक भरपूर बस एफर्ट करें, और नेगेटिव भी इतना नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक। जी सर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में सर, अब लिखा हुआ रहने दें, जो अपने ऊपर पढ़ रहे थे हम, ये हेडिंग रीइंबर्समेंट की हेडिंग को कंप्लीट कर रहा था, स्टूडेंट्स बता दें, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया प्लीज, को लिख तो नहीं रहा, लिख लो ये।